नमस्कार, हमारे इस खास शो में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं सुषमा। आज बात त्योहार की होगी जिसमें रंग है, उमंग है, खुशियों का एहसास है, लेकिन एक डर भी जिसे शायद कभी कभी महसूस भी करते होंगे कि कैसे एक मासूम बच्चा जो अभी हंसना बोलना सीख ही रहा था, जिसका नाम खुश था, उसके परिवार में मातम है। उस मासूम का गला एक किलर मांझी ने बेदर्दी से रीत दिया। इलाज चला था, खुश को बचाने की कोशिश की गई थी, लेकिन बचाया नहीं जा सका। अब उस परिवार पर क्या बीत रही होगी। तो वहीं 9 साल की आफरीन, जिसे पतंग की उड़ान में उमंगों का एहसास हो रहा था, पलक झपकते ही उस पतंग की डोर ने जिंदगी की डोर काट दी। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आई वो डोर कुछ और नहीं बल्कि चाइनीज मांझा थी, और धातु से बना मांझा जिसके सहारे उतरे करंट ने बच्ची की जिंदगी को झुलसा दिया। तो वहीं आसमान में बेखौफ पंख फैलाकर घूमते आजाद परिंदों को कहां पता था कि मौसम मौत के मांझे का है। एक एक कर सैकड़ों बेजुबान या तो चोटिल हो गए, जख्मी हो गए या फिर खत्म हो गए। पतंग तो एहसास कराती है उमंगों का, खुशियों का, त्योहार का। वही पतंग मासूमों और बेजुबानों की जान की प्यासी हो गई है, और चंद रुपयों के लालचियों की खातिर ये सब कुछ हो रहा है। तो चंद जिम्मेदारों की उदासीनता की वजह से और चंद उन्मादी पतंगबाजों की वजह से। तो सवाल यह है कि पतंगबाजी की शक्ल में मौत की बाजी का जिम्मेदार कौन है? इन परिंदों को कौन बचाएगा? मासूम जिंदगियों को कौन बचाएगा? जवाब तो देना पड़ेगा। और हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी से श्रीमाली जी हैं, और जबकि अगर बात की जाए कांग्रेस की तो स्वर्णिम जी हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बीजेपी के श्रीमाली जी को हमने बुलाया है, वो भी आएंगे और बात करते हैं पहले स्वर्णिम जी से। और हमारे साथ एक डॉक्टर भी हैं जो पक्षी विशेषज्ञ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, के मंगल जी से भी। तो पहले स्वर्णिम जी, जिम्मेदारी किसकी बनती है? क्योंकि आपने प्रतिबंध लगा दिए, आपने तमाम तरह के गाइडलाइंस जारी कर दिए, लेकिन उसके बावजूद स्थितियां नहीं बदली हैं। देखिए, आप सही कह रही हैं कि स्थितियां बदली नहीं है, थोड़ा बहुत काबू में ज़रूर आई हैं। क्योंकि अभी जो अभियान चला चाइनीज़ मांझे के खिलाफ, इसमें कोटा शहर में 1000 से अधिक चरखियां बरामद करके उनको डिस्ट्रॉय किया गया। कल तक जो है जयपुर में अभियान चला था, वहाँ भी 100 से 150 करीब चरखियां जो है चाइनीज़ मांझे की बरामद हुई और उनको डिस्ट्रॉय किया गया। और एक नई पहल करते हुए सरकार ने, पहली बार ऐसा हुआ है कि जो चाइनीज़ मांझे का उपयोग कर रहे थे, पतंग उड़ा रहे थे, ऐसे भी 2 शख्स गिरफ्तार किए गए हैं। और एक ये कहना चाहिए कि एक लोगों के बीच संदेश दिया गया है कि आप इस मंजे का उपयोग ना करें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शायद ऐसा लगता है कि जो अधिकांश हमारे जो ये पतंग उड़ाने वाले साथी हैं और जो त्यौहार मनाते हैं, उनको चाइनीज़ मांझे और असली जो धागे का मांझा होता है उसमें फ़र्क इतना ज्ञान नहीं होता, उनको जानकारी नहीं होती है। तो ये कहीं ना कहीं जो चाइनीज़ मांझा जो बेचते हैं उसको इलीगल आयात करते हैं, उसके बाद यह जो आयात किया हुआ पड़ा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने आयात पे भी बैन लगाया हुआ है, और जो स्टॉक रखा हुआ है उसको यदि ये बेच रहे हैं तो वो बेचने वाले व्यक्ति जो हैं अपने जो फ़ायदा लालच जो है उनका बेचने के माध्यम से, अपने व्यापार के माध्यम से कुछ कमाई करने का, वो जो है इन मासूम पक्षियों से लेकर के आज हमारे जो है कई बच्चों की भी जान गई है, कई इंजर हुए हैं। नहीं, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस पर लगाम कैसे लगेगी? मंगल जी, कैसे लगाम लगेगी, ये एक बड़ी बात है। क्योंकि अगर हम आंकड़ों को देखें तो बेहद चौंकाने वाले, डराने वाले आंकड़े हैं। खासतौर पर अगर हम बेजुबान परिंदों की बात करें तो पिछले साल की अगर हम बात करें मकर संक्रांति के दिन की, तो मालवीय नगर स्थित जो अस्पताल है वहां पर 2500 से ज्यादा पक्षी घायल अवस्था में पहुंच गए थे। कैसे रोका जाएगा और क्या उम्मीद करें? जी मंगल जी। ये तो एक सोशल बैन लगाना पड़ेगा इस तरह के मांझे पे। कानूनी बैन सरकार का काम है, और सोशली इस बात के लिए जागृत करना पड़ेगा कि इस तरह की चीज़ें जो जान के लिए खतरनाक हैं उनको रोका जाए। जी, इसके लिए क्या कुछ कोशिशें, क्या सुझाव? इनके ऊपर जो धातु वाले जो धागे हैं, जो कभी भी करंट जिनसे पास हो सकता है
और जो पतंग उड़ाने वाले को ही करंट से मार दें, और ये जो कंटिन्यूअस धार वाला जो होता है उस वाले मांझे को रोका जाए। जी स्वर्णिम जी, जिम्मेदारी आपकी ज्यादा बन जाती है क्योंकि अब सत्ता में आप हैं, अधिकारी आपके मातहत हैं, क्योंकि जो गाइडलाइंस की बात कही गई थी उसका असर नहीं दिखाई देता। 3 बड़ी घटनाओं को आप देख लीजिए, या उसमें अगर हम जो एक आरएएस महिला अधिकारी जख्मी हुई थी उसको जोड़ लें, तो ये घटनाएं लगातार पिछले कुछ ही दिनों में सामने आ गई हैं। तो क्या अधिकारियों की कहीं हीला हवाली है जिस वजह से इस पर लगाम नहीं लग पा रहा है? देखिए, निश्चित रूप से ये घटनाएं बड़ी दुखद हैं त्यौहार के समय, और क्योंकि पतंगबाजी का जो ये त्यौहार है वो संक्रांति के अवसर पर ही होता है और उसके आसपास कहना चाहिए जनवरी माह में इसकी अधिकता होती है। लेकिन हमने जो है पूरी कोशिश करी और एक अभियान चलाया, क्योंकि अभी सरकार बनी है लेकिन अधिकारियों को निर्देश दिए गए, तो निर्देशों के बाद जो असर हुआ उस असर में आप ये देखेंगे पहली बार ऐसा हुआ कि कोटा जैसे शहर में, मतलब कोटा और उसके आसपास कोटा संभाग में 1500 करीब चरखियां जो है बरामद की गई, लोगों ये जब्त की ये महकमे ने, और उसके बाद ये जब्त करके इनको डिस्ट्रॉय किया गया। जयपुर में भी अभियान चला, नगर निगम के फायर डिपार्टमेंट ने जो है ये विभिन्न क्षेत्रों में दबिश दे करके जो जांच करी, तो उसमें जो चाइनीज मांझा, मेटेलिक मांझा या जानलेवा जो मांझा जिसको हम कहते हैं, जब ये बरामद हुआ तो इसको लेकर के न सिर्फ इसको डिस्ट्रॉय किया गया बल्कि जो इसको बेच रहे थे, जिसके पास इसका स्टॉक था, जो स्टॉकिस्ट थे, इन लोगों के खिलाफ जान माल की जो है को हानि पहुंचाने जैसा कृत्य करने के इनके ऊपर मुकदमे भी दायर किए गए, और ये करीब मुकदमे 100 से अधिक तो जयपुर में दायर हुए हैं और 800-900 करीब मुकदमे जो है कोटा संभाग में और विभिन्न क्षेत्रों में हुए हैं। तो ये एक पहल थी, और क्योंकि इस पे जो रोक लगी है, अभी रोक लगे 3 साल हुए, शायद तीसरा ही त्योहार होगा, तो ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं जो है इसका स्टॉक, क्योंकि अभी आप ये देखेंगे कि सिर्फ राजस्थान लेकिन में अगर सर देखें तो कई बाजारों में अभी भी इस तरह के मांझे बिक रहे हैं, तो अगर इतना टाइम ड्यूरेशन हो गया, इतनी कोशिशें हो गई, तो लगाम क्यों नहीं लग पाई? सवाल ये बनता है अभी भी। देखिए, लगातार जो है प्रयासरत है, क्योंकि ये मांझा सबको पता है कि बैंड है, लेकिन जो छुप करके यदि कोई दुकानदार बेच रहा है बिना अपने ग्राहक को सूचित किए कि ये मांझा कौन सा है, तो ये गलती है। और जैसे ही इसके बारे में सूचना या जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि देखिए पुलिस प्रशासन को हरकत में आने के लिए सूचना चाहिए, कहीं भी ये जैसे ही पता पड़ता है, यहाँ तक कि ये पता पड़ा कि कोई व्यक्ति यदि इनका उपयोग कर रहे थे, पतंग उड़ा रहे थे, तो कल ही 2 व्यक्ति विद्याधर नगर में अरेस्ट किए पुलिस ने और उनके ऊपर केस दर्ज हुआ। इसी प्रकार आप देखेंगे कि ये सिर्फ ये राजस्थान की बात नहीं है, राजस्थान में तो कार्रवाई हुई है, हैदराबाद में, गुजरात में और वाराणसी तक में भी, यहाँ पे भी इतना लंबा जखीरा जो है, इनके 1-2 ट्रक पकड़े गए जो कि राजस्थान आ रहे थे, और ये सूचनाओं के आधार पर ही हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अवेयर होना पड़ेगा, हमारी क्षेत्र की जनता को अवेयर होना पड़ेगा, हम सबको अवेयर होना पड़ेगा कि यदि कोई ऐसा मांझा किसी के पास है, कोई दुकानदार के पास है, कहीं है, की बात एक बहुत बड़ी है, और भी है, तो हम सूचित करें पुलिस को। और ये स्वर्णिम जी हम कोशिश भी कर रहे हैं, लगातार हम मुहिम चला रहे हैं कि इस तरह के मांझे से बेजुबान परिंदों को नुकसान ना हो, और इसी वजह से आज हम इस पर चर्चा भी कर रहे हैं, क्योंकि इंसानों की जान पर तो ये मांझे भारी पड़ ही रहे हैं, पक्षियों की जान पर भी बहुत भारी पड़ रहा है। मंगल जी, आप डॉक्टर हैं, और डॉक्टर के तौर पर जब आपके पास केसेस आते हैं तो आप क्या देखते हैं कि ये जो त्योहारी सीजन है, खासतौर पर दिसंबर से पतंगबाजी ज्यादा हो जाती है, तो इसमें केसेस में क्या, अगर कुछ सालों से हम कंपेयर करें तो क्या कुछ कमी दिखाई देती है या फिर वही स्थितियां दिखाई देती हैं आपको? जो जब तक इस पे रोक नहीं लगेगी तब तक केसेस तो आएंगे। ये बात ठीक है कि मेडिकल महकमा जो है वो हमेशा तैयार है, 24 घंटे हमारे एसएमएस हॉस्पिटल में इस बात के लिए कि जो भी इंजर्ड आए उसके लिए सारी चीज़ें तैयार हैं, और 24 घंटे ऑपरेशन थिएटर्स भी तैयार रहते हैं, उन सब का तुरंत काम कर दिया जाता है। परंतु जो भी इस तरह की इंजरीज होती हैं वो कम कैसे होंगी जब तक इस मांझे को नहीं रोका जाएगा। देसी मांझा जो है वो तो कपास का होता है और वो तुरंत लगते ही वो टूट जाता है। ये पॉलिस्टर का होता है चाइनीज मांझा, और इसमें मेटेलिक धार होती है, ये दोनों टूटते नहीं है, ये उसको काटते हुए चले जाते हैं बॉडी को, और बॉडी को गहरे तक काटते चले जाते हैं, और इवन गर्दन काट देते हैं, किसी की नाक कट जाती है, किसी का कान कट जाता है।
ऐसे में जब तक इस पे रोक नहीं लगेगी तब तक कैसे राहत मिलेगी आम जनता को। जी, और ये अपने दर्शकों को बताते एक जानकारी दे दे कि पतंग उड़ाने को लेकर शायद हमें ये नहीं पता है कि इसके लाइसेंस लेना पड़ सकता है पतंग उड़ाने के लिए भी, और ये एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 के अंदर ये आता है, इसके तहत आता है। और अगर आप न केवल दुकान के लिए लाइसेंस जरूरी है बल्कि पतंग उड़ाने के लिए भी आपको लाइसेंस की जरूरत होती है इस एक्ट के मुताबिक। और अगर इसके कानून का पालन नहीं किया जाता, इसका फॉलो इसको नहीं किया जाता है तो 10 लाख तक का जुर्माना, 2 साल की सजा भी हो सकती है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है। स्वर्णिम जी, कई कानून बने हुए बहुत पहले से, सालों पहले से, अगर हम एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 को ही देखें तो क्या अवेयरनेस नहीं है, उसको सही ढंग से लागू नहीं किया, क्या पुराने कानून को लेकर, संशोधन को लेकर कभी कोई बात नहीं की गई, इस वजह से स्थितियां हैं? देखिए, कानूनी रूप से देखें तो चाइनीज मांझे पर तो बैन लग ही गया है। न सिर्फ इसके उपयोग पर, इसको रखने का उपयोग, बेचना, रखना, इवन जो इंपोर्ट करते थे जो लोग, इस पर भी बैन है। लेकिन कुछ ऐसा लगता है कि अब शायद चाइनीज मांझे की आड़ में यहाँ भी शायद कुछ लोग हैं जो अपना निजी फायदा जो है प्राप्त करने के लिए लोगों की जान को खतरे में डाल रहे हैं। तो अब जो सरकार ने कार्रवाई करनी चालू की है और जो पुलिस ने जो केस दर्ज किए हैं उसमें 2 चीजें हैं। एक तो यह है कि सरकारी फरमान, जो सरकारी आदेश है, जैसे कि चाइनीज मांझे के बैन का या इस तरह के मेटेलिक मांझे के बैन का, जब इसमें अगर आप इस फर्म को बैन किया गया है, इसके उपयोग और रखने पर पाबंदी है, उस पाबंदी का यदि उल्लंघन करते हैं तो इसको लेकर के सेक्शन 188 के तहत जो है मुकदमा दर्ज हो रहा है और लोगों की जान को जो है जोखिम में डालने का भी ये कार्य है। क्योंकि ये जिस सिर्फ उड़ाने वाले की जान नहीं है, इसके अलावा ये हो सकता है कि कोई राहगीर जा रहा है, आ रहा है, उसको भी मांझा लग सकता है। तो आम तौर पर जो जनता में जो भी शामिल है, व्यक्तियों की जान को या उनकी सुरक्षा को जो है कंप्रोमाइज करने को लेकर के भी मुकदमा दर्ज होता है। 336 में ये मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। और निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि जो ये सरकार ने, पुलिस ने जो ये कार्रवाई की है, इस कार्रवाई के पश्चात लोगों में एक अवेयरनेस आएगी, क्योंकि अब तक कार्रवाई होती नहीं थी, केवल अवेयरनेस का काम चल रहा था। लेकिन जब कार्रवाई होने लगी है तो आज खरीदने वाला और लेने वाला भी पहले ये देखेगा और पूछेगा दुकानदार से। लेकिन सर, अगर कल लोहड़ी की तस्वीर देखी तो लोहड़ी पर भी खूब पतंगबाजी होती है। तो जहां जहां से हमने तस्वीरें देखी, ये मांझे अभी भी धड़ल्ले से बिक रहे थे। यहाँ तक कि ऑनलाइन बिक्री की भी बात सामने आ रही, टेलीफोनिक बिक्री की भी बात सामने आ रही है। जी, आप सही कह रही हैं। जो ऑनलाइन बिक्री की बात सामने आई थी, जो इसकी जानकारी पुलिस महकमों को भी मिली, सरकार को भी मिली, और इसके बाद में नोटिस दिए गए गवर्नमेंट की तरफ से और पुलिस के द्वारा। जो ये जो साइट्स थी, वेबसाइट्स थी जो ऑनलाइन बिक्री कर रही थी, इन्हें और इनको कारण बताओ नोटिस दिए गए और इनसे पूरा जो है ब्यौरा मांगा गया है। लेकिन क्या ये कमी नहीं रह जाती कि हम सिर्फ नोटिस भेजते हैं? जब पूरी तरह से बैन है, जब जिंदगी पर ये मांझा भारी है, तो तुरंत हम कार्रवाई क्यों नहीं कर देते, ताकि आगे के लिए शायद एक नजीर हो कि अगर कोई ये काम करने चले तो वो एक बार सोचिए जरूर कि हाँ, तुरंत सजा हो सकती, तुरंत पकड़े जा सकते हैं। देखिए, सही कह रही हैं आप कि जिस भी स्थान पे जो पुलिस का क्षेत्राधिकार है, जैसे अब राजस्थान की पुलिस है, तो राजस्थान की पुलिस राजस्थान में पता पड़ते ही कि यहाँ पे ये उपलब्ध है, उसको जब्त भी करते हैं। जब्त करने के अलावा उस व्यक्ति पे कार्रवाई भी की। लेकिन जो ऑनलाइन बिक्री कर रहे हैं, वो वेबसाइट आप ये देखेंगे कि कहाँ की है, किस शहर की है, इसको भी देखना पड़ता है। और होता क्या है, कई बार की कोई हैदराबाद की वेबसाइट है जो ऑनलाइन बिक्री कर रही है, या कोई और सदर्न स्टेट की है या नॉर्दर्न स्टेट की है, तो वहां पे जाकर के राजस्थान की पुलिस जो है कानूनी प्रक्रिया के तहत ही उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। यदि नोटिस देने के बाद, एक नोटिस का मतलब ये नहीं है कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, सिर्फ नोटिस नहीं है, वो कानूनी नोटिस है। कानूनी नोटिस का मतलब यह है कि सरकार के और पुलिस के प्रसंज्ञान में उनका कृत्य है, जिसकी जांच प्रारंभ कर दी गई है, और वो जांच प्रक्रियाधीन होते हुए राजस्थान पुलिस और उसके अलावा जिस भी अन्य जो संस्थान की उनको मदद लेनी है, चाहे वो सीबीआई हो, सीआईडी हो या अन्य स्टेट की पुलिस हो, उनसे मदद लेकर के उनके खिलाफ कार्रवाई करने का एक ये प्रथम पायदान होता है। तो ये कार्रवाई ही प्रारंभ हुई है। और निश्चित रूप से मान के चलिए कि जिस तरह से अब अवेयरनेस के साथ लोगों में भी अवेयरनेस आई है और पुलिस को सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है, निश्चित रूप से हम ये मानते हैं कि आने वाले समय में इस तरह से जो है ये इलीगल बिक्री जो है मांझे की, ये अब बंद होगी। और जो बंद नहीं करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। और कड़ी कार्रवाई जो अभी अमल में इस वक्त लाई गई है, कुछ लोगों पे हुई है, वो एक नज़ीर बनेगी। उसके बाद हम ये मान के चलते हैं कि बहुत कम लोग ऐसे रहेंगे शायद जो
कानून का उल्लंघन करने का प्रयास करेंगे। चलिए, ये एक बड़ी बात है क्योंकि अवेयर रहना बहुत जरूरी है। हम सबको जागरूक होना पड़ेगा, तभी इस तरह की स्थितियों से निपटा जा सकता है। लेकिन अगर इस मांझे की हम बात करें तो मांझे में कई दफा प्लास्टिक होता है, सिंथेटिक मटेरियल्स होते हैं, कांच और लोहे का पाउडर भी इस्तेमाल किया जाता है। तो डॉक्टर मंगल, अगर इसको हम स्किन के लिहाज से देखें, कई दफा तो बहुत विभत्स स्थितियां आ जाती हैं। जैसा कि एक बच्चे के केस में हमने देखा कि हॉस्पिटल ले जाते तक ही उसकी डेथ हो गई, ज्यादा वो सर्वाइव ही नहीं कर पाया। लेकिन अगर छोटे मोटे जो लोग जख्मी होते हैं, जो डैमेजेस होते हैं स्किन में या फिर बॉडी पार्ट्स में, वो किन किन वजहों से होते हैं? ये जो प्रोडक्ट इसमें मिला के बनाए जाते हैं, इन थ्रेड्स को तैयार किया जाता है, वो कितने हानिकारक होते हैं? ये तो हानिकारक होते ही है सारी चीज़ें। उससे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सोशल। जो अभी मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। 3 दिन पहले मेरे पास में एक 18 साल की लड़की को लेकर के उसकी दादी और उसके पिताजी आए। तो दादी का बार बार यही क्वेश्चन था, इसको निशान तो नहीं पड़ेगा, इसकी शादी करनी है मुझे, इसको निशान नहीं पड़ना चाहिए डॉक्टर साहब। अब नाक कट गया उसका और नाक के ऊपर निशान पड़े, ये बात सामाजिक तौर पे बर्दाश्त नहीं होती, घर वालों को भी और दूसरों को भी, और खुद को भी डिप्रेशन में आ जाती है लड़की। हालांकि उसको हमने रिपेयर कर दिया सारा और उसको जो बेस्ट रिजल्ट्स थे वो दिए, परंतु फिर भी वो बार बार जब उसके टाँके निकलवाने आई थी तब भी बार बार यही क्वेश्चन था कि निशान कितना पड़ेगा। किसी एक यंग जनरेशन की लड़की के और चेहरे पे निशान पड़े, वो उसके जॉब में नुकसान देगा, उसके कॉन्फिडेंस में नुकसान देगा, उसके सोशल स्टेटस में नुकसान देगा। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो काफ़ी दुखदाई हो जाती हैं कभी कभी। जी स्वर्णिम जी, बार बार सवाल ये आता है कि क्या अगर हम, जैसा अच्छी बात है कि सरकार कोशिश कर रही है, आला अधिकारियों ने एक नॉर्म बनाया, नियम बनाया, उसको फॉलो करने की कोशिश की जा रही है, चाइनीज मांझे को बैन कर दिया गया है, सब ठीक है, लेकिन क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि वहां से आने क्यों दिया जाता है, बॉर्डर क्यों क्रॉस कर पाते हैं ये लोग? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा सवाल है सर कि स्वर्णिम जी, जैसे कि एक मिल्क प्रोजेक्ट जो दूध है एक चाइना का है, उस पर बैन लगा दिया गया और बैन कंटिन्यू चला आ रहा है। बीच बीच में जब उसकी सीमा खत्म होती है तो उसको बढ़ा दिया जाता है। तो यहाँ पर इस तरह की स्थितियाँ क्यों नहीं है? पूरी तरह से हम इसको खारिज क्यों नहीं कर देते कि देश में आए ही नहीं, जब इतना खतरनाक है, ये जानलेवा है ये? तो देखिए, निश्चित रूप से ये बैन कोई एक जो आपने बताया मिल्क प्रोडक्ट का, वो एक समय अवधि के लिए जिसको बढ़ाया जाता है, इसमें समय अवधि के लिए नहीं, ये पूरी तरह से बैंड ही है। इसका जो कहना चाहिए पाबंदी जो है ना, इंपोर्ट पर तो है ही पाबंदी कि इंपोर्ट तो कोई कर ही नहीं सकता अब, क्योंकि अगर लाएगा तो चोरी छुपे लाएगा, ये जिसको आप स्मगलिंग कहते हैं। पहुंच कैसे रहा है ये, कहां से? यही मैं बताना चाहता हूँ कि ये पिछले कुछ समय में जो आयात हुआ था, उस आयात होने के पश्चात ऐसा आज की जो धारणा है वो ये है कि कुछ लोगों के पास स्टॉक अलग अलग जगह पे रखा हुआ है। क्योंकि देखिए, विभिन्न समय में देश में कहीं अलग अलग समय पे संक्रांति तो हमारे यहाँ मनाई जाती है जब पतंग उड़ाते हैं, और दूसरी जगह पे पतंगबाजी कहीं गर्मियों में होती है, कहीं रेनी सीजन में होती है, कहीं हार्वेस्टिंग सीजन में होती है। तो ये अलग अलग समय पे पतंगबाजी होती है, तो कुछ लोगों के पास स्टॉक है। जैसे अभी ये कार्रवाई चल रही है, मैंने अभी आपको बताया कि हैदराबाद में करीब 6 क्विंटल करीब ये चाइनीज मांझे की चरखियाँ पकड़ी गई हैं। तो ऐसी अलग अलग जगह पे ये है और इस पे सख्ती निश्चित रूप से होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई स्मगल भी कर रहा है, इसको दूसरे आइटम्स के नाम पर लेकर के आ रहा है, तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ये निश्चित रूप से बात है। और इन पर बैन है, ना सिर्फ इनको आयात पर बैन है, इनको रखने पर, इनके उपयोग पर परमानेंटली बैन है। कोई इसको काम में लेता है तो वो इलीगल है, उसको कभी भी काम में नहीं ले सकते। और ये बात हम सबको समझनी चाहिए। जिस भी व्यक्ति के हाथ में यदि चाइनीज मांझे की डोर है,
चाहे वो 1 मीटर की हो, चाहे वो एक चरखी हो, ये मान के चलिए वो गैरकानूनी है और वो गैरकानूनी कृत्य कर रहा है। कल 2 लोग पकड़े गए, आइंदा आगे बाकी लोग पकड़े जाएंगे। अपना त्योहार खराब ना हो। फ्रीक्वेंसी से हादसे होते हैं वो फ्रीक्वेंसी ये कहती है, जितनी संख्या अगर आप दिसंबर से अब तक देखिए, सिर्फ इधर थोड़ा ही समय में जब से पतंगबाजी का मौसम शुरू हुआ है 30 लोग घायल होकर अस्पताल पहुंच चुके हैं। देखिए, तो अगर इन आंकड़ों को देखें तो क्या कोशिशें कुछ कमतर दिखाई देती हैं, या फिर वाकई में ये जो खेल करने वाले लोग हैं, ये पूरा गोरखधंधा कमाई करने वाले लोग, वो आप पर हावी हैं, प्रशासन पर, अधिकारियों पर हावी हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले अगर आप 2 वर्षों के आंकड़े देखें, 3 वर्षों के, जब बैन लगा उससे पहले के तो बहुत अधिक थे। 1000 से अधिक लोग जो है घायल मिलते थे। और पतंगबाजी के बाद जो है घायलों की संख्या ना सिर्फ अस्पतालों में, लेकिन खुद प्राथमिक उपचार लेकर के भी जाते थे, तो ऐसी अधिक होती थी। लेकिन अभी जो ये कार्रवाई हुई है जिस प्रकार से, इससे लोगों को, जो ये दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, जो पतंगबाजी के सीज़न में सिर्फ पतंग बेचने का व्यापार करते हैं, इन लोगों ने भी अवेयरनेस के कारण और ये कार्रवाई के कारण ये इस तरह का या फिर कहीं चाइनीज ना मांझा कहीं बेचना निचले बंद स्तर किया पर है। आपके कमी रह जाती है। देखिए, वो अधिकारी, एक कर्मचारी लापरवाह हो जाते हैं जो सीधे लोगों के बीच में पहुंचते, जो सीधे इन तमाम चीजों को देखते हैं। देखिए, अभी कोशिश तो की है और लापरवाही का से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि सब ये एक इंसानी कार्रवाई है और हो सकता है कहीं ना कहीं कोई लापरवाही भी हो, मिलीभगत हो। अगर ऐसा है तो उस व्यक्ति के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि वो व्यक्ति जो भी सरकारी अधिकारी है, कर्मचारी है, चाहे निगम का हो, चाहे पुलिस महकमे का हो, जिसने भी अगर लापरवाही बरती है या मिलीभगत की है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी तय है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस चीज़ का एक फीडबैक किसी के भी माध्यम से, चाहे जनता के माध्यम से, चाहे इंटेलिजेंस के माध्यम से सरकार तक पहुंचना चाहिए कि ये एक गैरकानूनी कृत्य हो रहा है। क्योंकि अब इसको हम गैरकानूनी कृत्य की श्रेणी में ही रखेंगे, चाइनीज मांझा को बेचना या रखना। और अगर ऐसी सूचना मिलती है और उसके बावजूद भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो निश्चित रूप से कर्मचारी जिम्मेदार है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर पिछले 2 वर्षों का आप आंकड़ा देखें तो इस वर्ष कार्रवाई भी ज्यादा हुई है और ये जो इलीगल जो आइटम्स हैं इनकी बरामदगी भी ज्यादा हुई है, केस दर्ज भी ज्यादा हुए हैं। और निश्चित रूप से आप देखेंगे तो जो एक्सीडेंट्स हैं, बड़ा दुखद है जो भी हुआ, एक भी एक्सीडेंट हुआ तो बहुत दुखद है, लेकिन इनमें बहुत कमी आई है। पूरे राजस्थान का यदि आप आंकड़ा उठा करके देखें और जयपुर शहर का यदि आप देखेंगे तो निश्चित रूप से चाइनीज मांझे के द्वारा जो पहले होता था, हर तीसरे चौथे दिन हम देखते थे हाई टेंशन लाइन से खेत में पतंग उड़ाते हुए कोई बच्चा झुलस गया, कोई आदमी झुलस गया, घर से जो है पतंग उड़ाते हुए बाहर हाई टेंशन लाइन जा रही है, उस पर मांझे से झुलस गए, ऐसे हजारों सैकड़ों केस आते थे। लेकिन इसमें कमी आई है और ये कमी, मैं ये नहीं कहता कि कमी, मैं तो ये मानता हूं कि सरकार की उपलब्धि तब हो जब एक भी केस ऐसा रजिस्टर नहीं आए जिसमें चाइनीज मांझे के कारण किसी को इंजरी हो। लेकिन अच्छा, कि इसके पीछे एक रीजन आपको स्वर्णिम मुझे ये भी लगता है कि जो पहले अपने घर में मतलब अपने राज्य में या उत्तर प्रदेश में जो आसपास के राज्य थे जहां पर जो पतंग बनते थे या जो डोर बनती थी अपने देश में, वो व्यापार कारोबार कमजोर पड़ गया उसमें, क्योंकि आर्थिक मुनाफा ज्यादा नहीं होता था और इस वजह से ये स्विच हुआ ज्यादा पैसे कमाने के लिए, और शायद उसको फिर से ऊपर लाने की जरूरत है, उसकी दिशा में कोई नहीं सोच रहा। देखिए, ये एक जो कहना चाहिए कि क्विक मनी मेकिंग जो टेक्निक्स हैं उसके तहत लोगों ने शायद चाइनीज मांझे को अडॉप्ट किया था कि बना बनाया आ जाता है और बना भी क्या होता है, वहाँ पे जो वेस्ट मटेरियल होता है उससे बना करके वो सस्ते में यहाँ पे भेजते हैं। लेकिन ये एक आर्ट होता था, पतंगबाजी भी एक आर्ट थी, पतंग का बनाना और पतंग का मांझा बनाना। बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था का भी एक सोर्स है सर, ये एक आर्थिक दृष्टि पे अगर देखें। बचपन से देखते हैं बरेली का मांझा और पतंग होती थी, जोधपुर जालौर इधर से आती थी, तो ये एक आर्ट था। और इस आर्ट में जो असली जो पतंग उड़ाने वाले व्यक्ति हैं जो पहचान रखते हैं। मैंने पढ़ा था कि अगर अर्थव्यवस्था में देखें तो आर्थिक दृष्टि से अगर पतंगबाजी को देखें तो 1200 करोड़ का इसका कारोबार है, व्यापार है, तो यानी कि एक बहुत बड़ा सेक्टर है, ये कह सकते हैं बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी से जुड़ी हुई है। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, सबसे बड़ी बात तो ये है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ये सिर्फ एक तो ट्रेड होता है, ट्रेड में तो सिर्फ इतना सा होता है कि आदमी ने लिया और बेच दिया और मुनाफा कमाया, लेकिन यहाँ पे ये एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जो हजारों लोगों को जो पतंग बनाते हैं, मांझा बनाते हैं, इनको रोजगार मिलता था। और इसके बाद जब वो ये बन जाती थी तो वहां से जब आता था तो इसका ट्रेड होता था। तो ट्रेडर्स से लेकर के जो बनाने वाले व्यक्ति हैं, आर्टिसंस हैं, इन सबको एक रोजगार मिलता था। ये जो चाइनीज मांझा है इसके माध्यम से इन सबके रोजगार पर भी कुठाराघात हुआ है। लेकिन क्या ये दिक्कत हो गई कि उस साइड पे हमने सोचा नहीं उस वक्त
अगर उनको थोड़ा सा संबल मिल जाता तो शायद ये स्थितियां नहीं आती। देखिए क्योंकि ऐसा सबको नहीं है। रोजी चाहिए, सबको रोटी चाहिए, सबको कुछ पैसा चाहिए। देखिए क्या है कि जब एक बार इन्फ्लक्स आया था चाइनीज जो एक्सपोर्ट का, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम से लेकर के सारे इस तरह के आप देखेंगे सजावट के आइटम तक शामिल थे, तो उन सबको लेकर के यहाँ पे ये हुआ। और उसके बाद जब केंद्र सरकार ने और सभी लोगों ने एक विचारधारा बनी, तो ये देखा कि जो हमारे ट्रेडिशनल आर्ट हैं, आर्टिस्ट हैं, और जो हमारे ट्रेडिशनल आर्टिसंस के साथ जो वर्कर्स हैं जो उन फैक्ट्रीज में या उन चीज़ों को बनाने में लगे हैं, इवन जो आप देखेंगे दिवाली के पटाखे बनाने वाली फैक्ट्रीज भी हैं, इसमें जो ये लगे हुए थे, इन सबके रोजगार पर जब ये कुठाराघात हुआ, और उसके साथ ही ये बहुत ही हानिकारक निकले देश के लिए, पर्यावरण के लिए, जनता के लिए, लोगों के लिए। तो इस पे एक रिव्यू करके, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय बाध्यताएं होती हैं, आप एकदम से ये नहीं कह सकते कि हम चाइना से ये माल नहीं आने देंगे, क्योंकि आपके भी बहुत सारे सामान जाते हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय बाध्यताएं होती हैं, क्योंकि एक ट्रीटी होती है कि आप किसी को कहना चाहिए प्रेजुडिस नहीं हो सकते, और किसी को आप फेवरेटिज्म के क्षेत्र उसमें नहीं ला सकते हैं प्रीव्यू में। तो इस तरह से ये लिया, लेकिन अब बैन लगा हानिकारक क्या रहा उसको समझ रहे। लेकिन बस संक्षेप पे एक बार हम डॉक्टर साहब के पास भी जाएंगे। डॉक्टर साहब, हम स्किन की अगर स्टडी करते तो स्किन कई लेयर्स में होती है। अगर इस मांझे के कट की हम बात करें तो कितनी लेयर्स को डैमेज कर सकता है, क्या फ्रीक्वेंसी हो सकती है, कितना डैमेज हो सकता है? स्किन तो पूरी ही डैमेज हो सकती है, पूरा गहरे तक चला जाता है, और इवन कार्टिलेज और बोन तक चला जाता है। तो ये तो बिल्कुल धारदार कटिंग की तरह से काटता है, और फिर उसमें रिपेयर की जरूरत पड़ती ही है। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि ये चर्चा बहुत गंभीर चर्चा है। इसमें कोई शोर शराबे की जरूरत नहीं थी, समझने की जरूरत थी, जिम्मेदारियों को समझने की जरूरत थी। क्योंकि एक जो मांझा, एक डोर है, वो जिंदगी के डोर को काट देता है। मासूम बच्चे इसके फेर में आ जाते हैं। अचानक से कोई घर से गुजर रहा है, घर से निकल रहा है किसी काम के लिए, वो इसकी चपेट में आ जाता है। और वो बेजुबान परिंदे भी आ जाते हैं, जिनकी चहचहाहट जो है वो प्रकृति का एहसास कराती है, जीवित रहने का एहसास कराती है, वो बेवजह इसमें मारे जाते हैं। तो आज ये चर्चा हम इसलिए कर रहे थे, और एक गुजारिश भी है कि अगर त्यौहार है, मिठास है, खुशियां है, उमंग है, तो थोड़ी सी यहाँ पर अवेयरनेस भी होनी चाहिए, जागरूकता भी होनी चाहिए कि आपके किस कदम से किसी और को कितना नुकसान हो सकता है। फिलहाल के लिए आज